यदि पूछा जाए कि फेमिनिज़्म क्या है, तो फेमिनिज़्म यानी हिंदी में जिसको कहें तो नारीवाद या स्त्री विमर्श एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें कि जेंडर डिस्कोर्स को समझने की कोशिश होती है वो महिलाओं के नज़रिए से, चाहे वो इतिहास की समझ हो, समाज की व्याख्या हो। तो नारीवाद का एक लंबा इतिहास है। यदि हम कहें कि ये शुरू कहाँ से हुआ, तो निश्चित तौर पे देखिए, जो अगर औरतों के साथ कहीं भी शोषण होता है, दोयम दर्जे का नागरिक होता है, तो उसके अंदर चेतना तो हमेशा से रही है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते उसके अंदर चेतना आती है तो वो कुछ बोलती है। तो जब भी हम एकेडमिक डिस्कोर्स की बात करते हैं तो वेस्ट की तरफ जाते हैं कि एक आंदोलन के रूप में, या जो एक मुखर आवाज़ हुई वो यूएसए से शुरू हुई। हम 17वीं 18वीं शताब्दी में उसके बीज देखते हैं। लेकिन जो ओरिएंटल सोसाइटीज़ हैं, भारत वगैरह में भी जब आप लोकगीत देखेंगे या मीरा देवी की परंपरा में जाएंगे, मीराबाई या ललित, तो वहाँ भी आपको एक स्त्री मुक्ति की जो आकांक्षा है उसमें आप स्त्री विमर्श के बीज पाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्री विमर्श की बहुत सारी धाराएं रही हैं, जिसको कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड, थर्ड हम उस रूप में समझते हैं। तो एक आकलन करें तो ये शुरू हुआ था कि हमें पुरुष के बराबर वोटिंग राइट्स दो, क्योंकि तब ये मान्यता थी कि स्त्रियों ने ये महसूस किया कि समाज में पुरुषों का महत्व ज़्यादा है क्योंकि वो वोट देते हैं। तो जो पहली वेव थी उसमें यही मांग रखी गई, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि इससे सिर्फ काम नहीं बनेगा। तो आप ये मानेंगे कि सेकेंड और थर्ड वेव आते आते फिर वो इकोनॉमिक राइट्स यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात बहुत महत्वपूर्ण हुई। एक दौर आया रेडिकल फेमिनिज्म का, जिसमें औरतों ने कहा कि देह मुक्ति की बात ही हमारा असली अधिकार है, जिसमें अपने गर्भ के ऊपर राइट ऑफ प्रोडक्शन में कि हम इसके मालिकाना हक हैं, ये कोई पुरुष क्यों तय करेगा। तो हम विभिन्न धाराएं देखते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से ये बात आती है कि समय के साथ स्त्रियों ने ये महसूस किया कि आखिर क्या वजह है कि वो पीछे हैं। तो ये पीछे रह जाने वाली जो बात है, नारीवाद उसी को ठीक करने की कोशिश करता है। यानी जो स्त्री विमर्श है वो आवश्यक रूप से ह्यूमन राइट्स में विश्वास करता है, वो सबकी मुक्ति की बात करता है। समाज के कोई भी वर्ग जो शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, ऐतिहासिक रूप से जिनके साथ विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी भी फॉर्म में, तो आप ये देखते हैं कि स्त्रीवाद जो है अपने मूल अर्थ में एक सबकी मुक्ति की कामना करता है। ये कोई स्वार्थवादी दर्शन नहीं है कि इसमें औरतें ज़रूरी रूप से पुरुषों के खिलाफ हैं, क्योंकि आम जीवन में लंबे समय तक फेमिनिज्म को एक तरीके से कल्प्रिट ठहराने की कोशिश की गई कि जो औरतें ज़्यादा बोलती हैं ये तो झंडा लेके निकल जाएंगी, और ये ज़रूरी रूप से एंटी मैन है, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी है। और आज की तारीख में हम जिस स्त्री विमर्श की बात करते हैं वो तो वहाँ से शुरू हुआ। पहला सवाल तो यही हुआ ना कि क्या विमेन राइट्स ह्यूमन राइट्स हैं कि नहीं है। तो ये तो विशेष अधिकार की अगर आप बात करते हैं कि ये बात तो बराबरी की करती हैं और अपने लिए विशेष अधिकार क्यों मांगती हैं, तो यहाँ उस समझ की ज़रूरत है कि जो इतिहास की धारा है, आज कुछ लोग जो हजारों सालों से गैर बराबरी के शिकार रहे, उनके लिए हम ये विशेषाधिकार की बात करते हैं ताकि न्याय उनको मिल सके। असली मुद्दा तो जेंडर जस्टिस का है, जो फेमिनिज्म का मूल आधार है, क्योंकि तथ्य बताते हैं, ये कोई परिकल्पना नहीं है, मन की सोच नहीं है। तथ्य और इतिहास की घटनाएं बताती हैं कि किस तरीके से महिलाओं को मनुष्य होने के अधिकार से वंचित किया गया। आपका भारतीय संविधान भी राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निटी की बात करता है ना। तो राइट टू लाइफ का मतलब है कि गरिमापूर्ण जीवन, और दुनिया के हर कोने में महिलाओं ने ये पाया कि वो तो सिर्फ आदेश का पालन करने के लिए बनी हैं। किसी न किसी फॉर्म में सबॉर्डिनेशन उनका हो, चाहे वो यूरोप की सोसाइटी रही, चाहे अमेरिका की सोसाइटी रही, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने वो मुकाम हासिल किया बराबरी का। और चाहे अगर आप इसका मानदंड वोटिंग राइट्स से देखें तो वो यूएस में मिला, और यूके में तो बहुत ज़्यादा देर से मिला, 1928 में, जबकि भारत को ये आज़ादी के बाद ही मिल गया। जब भी हम स्त्रीवाद की बात करते हैं हमें थोड़ी अतिरिक्त सजगता और संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो दुनिया की महिलाएं हैं वो कोई एक होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है। बायोलॉजिकल महिलाएं एक हो सकती हैं, लेकिन जो अमेरिका में आंदोलन शुरू हुआ उसमें ये पाया गया कि जो महिलावादी हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, ब्लैक वुमेन वर इनविजिबल।
तो वहाँ एक नई धारा शुरू हुई जिसको कि हमने कहा कि ये ब्लैक फेमिनिज़म है। और ब्लैक फेमिनिज़म ने ये सवाल उठाया कि जो वाइट विमेन जिस अधिकारों की बात कर रही हैं या जिस दर्द को बयान कर रही हैं उसमें हम लोग नहीं है, क्योंकि हम तो दोहरे शोषण के शिकार हैं, एक महिला होने के कारण और दूसरा ब्लैक होने के कारण। तो यदि आप भारतीय संदर्भ में सोचें तो आपको यहाँ भी जो दलित फेमिनिज़म है जो बहुत बाद में शुरू हुआ 1990s के बाद ये मुख्य धारा में आया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक ये मिसकंसेप्शन रहा कि सारी महिलाओं का दर्द एक है। कुछ हद तक कुछ दर्द एक हैं, लेकिन भारत के समाज की जैसी संरचना है, जो हायरार्किकल सोसाइटी है, उसमें कास्ट और रिलीजन के आधार पे बहुत कुछ तय होता है, ख़ास तौर से कास्ट। तो एक अपर कास्ट विमेन का महिला होने के कारण शोषण होता है, लेकिन एक जो दलित विमेन है उसका तो दोहरा शोषण होता है, एक उसकी जाति के कारण, एक उसके जेंडर के कारण, और एक पैट्रियार्की है। तो ऐसा तो वो जो महिला है अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो इसका मतलब हम भारत में नारीवाद के साथ न्याय नहीं करेंगे। और ये बताते हुए जो हम लोग जो अध्येता हैं नारीवाद के, कि पहले थोड़ा सा इसमें संकोच था कि दलित फेमिनिज्म कैन बी कॉल्ड अ फेमिनिज्म और नॉट, बट नाउ देयर इज़ अ कंसेंसस, वी डू बिलीव, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड कि नहीं, दलित फेमिनिज्म की भी एक ठोस आवाज़ है। इनके कुछ मुद्दे हैं जो मुख्य धारा के विमर्श में शामिल होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने जो तुलनात्मक अध्ययन किया ये पाया गया, या एक मान्यता थी कि दलित महिलाएं काम के लिए बाहर निकलती हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी हैं, और ये लंबे समय तक माना जाता रहा कि जो महिला कमाती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आज़ाद है, और दलित महिलाएं लेबर करती हैं तो वो अर्न करती हैं, वो आज़ाद हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो आर्थिक आत्मनिर्भरता पाने के बाद घर में वो टिपिकल उसी जेंडर रोल से बंधी थी, यानी दोनों ही कपल अगर मजदूर हैं तो उसका पति घर में आके आराम करता था और वो घर में आके साफ सफाई, चूल्हा चौका, खाना बनाने पे जुट जाती थी। तभी ये कहावत हुई कि काम से लौट के औरत फिर काम पे जा रही है। तो ये मुद्दे सशक्त हुए। फिर हमने ये भी पाया कि जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको आत्मनिर्भर बनाए, क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी जो सोशल कंडीशनिंग थी, पता है कि औरत लाखों रुपए कमा रही है लेकिन डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं है, उसका जो पैसा है उसके घर वाले ले रहे हैं पति के रूप में, या तो ये भी बात साबित नहीं हुई। जो औरतें काम करने बाहर गईं वो भी ये महसूस किया कि जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो बोर्ड रूम है उनमें उनकी जगह नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में जो डिसीजन मेकिंग के मेन प्रोफेसर्स हैं उनमें उनकी जगह नहीं है। और आज की तारीख में तो जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड पे भारत सरकार देख रही है, वहाँ तो जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। तो अब हम नारीवादी दृष्टिकोण से शुरू से ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैथ और साइंस में महिलाएं इतनी पीछे क्यों हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सफ़र बहुत लंबा है, यात्रा जारी है, मंजिल तो उस दिन मिलेगी जब हमें कोई स्पेशल विमेंस डे ना बनाना पड़े। स्पेशल डे का मतलब है ना कि इतना बड़ा गैप है कि एक दिन आप याद कराना चाहते हो कि देखो ये गलत हुआ है, या बराबरी और न्याय की ये बात है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर से जो लड़के हैं, क्योंकि मेरी क्लास में जो लड़के हैं इस मुद्दे को लेके वो बहुत संवेदनशील हैं और मैं वो अंतर पाती हूँ। और जो वास्तव में जो फेमिनिज़म है वो तभी कामयाब होगा जब लड़कों के मन में बदलाव आए, क्योंकि ये एक तरफा नहीं हो सकता है और लड़के इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है, ये है। और जो चुनौतियां हैं उसमें ये है कि कई बार हम आज़ादी के नाम पे महिलाएं बाज़ार की विक्टिम बन रही हैं। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत कुछ दिया है पर बहुत कुछ हानि भी पहुंचाई है। जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, जो कमोडिटी के रूप में दे आर बीइंग प्रोजेक्टेड एवरीवेयर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये उनकी डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। तो ये चुनौती देखते हुए कैसे संकट का सामना करना है ये सोचना पड़ेगा।